कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते 3 दिनों से अमेरिकी दौरे पर हैं। वहां से वह लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आज यानी कि 2 जून बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने विदेश में भारत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के चीर युवा राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां चिर परिचित अंदाज में वे फिर से अपनी घृणा का परिचय दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल किया कि विदेश में कौन से संस्थान हैं जो राहुल को बुलाते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, जब न्यायालय से पवन खेड़ा जी को राहत मिल जाती है तो जयराम रमेश जी क्या ट्वीट करते हैं कि असत्य की विजय है। राहुल गांधी जी को राहत नहीं मिलती है तो लोकतंत्र खतरे में है। अभी सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय आए पिछले हफ्ते, जिसमें कांग्रेस पार्टी का यह दावा था कि वो उनके पक्ष में रहे तो न्यायालय ठीक है, राहुल गांधी जी पे सजा हो जाए तो न्यायालय खराब है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आप कर्नाटक जीत गए तो चुनाव आयोग भी सही है, ईवीएम भी सही है। आप उत्तर प्रदेश और गुजरात बैडली हार गए तो चुनाव आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह है। और इस पे तो मैं सिर्फ उनसे कहना चाहूँगा कि बेहतर होगा कि वो उस पुराने दोहे को याद करें कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना मुझसे बुरा न कोई। न्यूयॉर्क में एक आयोजन का होने जा रहा है राहुल गांधी के कार्यक्रम का। उसमें तमाम ऐसे संगठन और लोग जुड़े हुए हैं जो भारत विरोधी लॉबी के हों और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से सीधा उनका संबंध है। जैसे मस्जिद अल वली का है, दारुल इस्लाह का है, तजीम अंसारी, ऐसे लोग उसके व्यवस्थापक हैं। देखिए, एक प्रश्न तो मन में स्वतः उत्पन्न होता है कि श्री राहुल गांधी जी इवन कांग्रेस की सरकार के समय में भी भारत में ना तो थिंक टैंक्स के द्वारा बुलाए जाते थे, ना बड़ी यूनिवर्सिटीज के द्वारा बुलाए जाते थे। ये विदेश में ही उनको कैसे बुलाया जाता है, यह प्रश्न मैं दर्शकों के और देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। ये बात बहुत साफ समझ में आती है कि यदि आपको अपना ज्ञान उद्भासित करने के लिए भारत के संस्थान नहीं बुलाते, और हमारी सरकार छोड़िए, जब आपकी सरकार थी तब भी नहीं बुलाते थे, तब भी आपको कभी नहीं दिखेगा कि वो किसी भी प्रकार का जाकर विचार व्यक्त करते हैं। फिर ये विदेश में कौन से संस्थान हैं, उनको कौन से लोग प्रायोजित करते हैं, और फिर ये कौन सी नियोजित भाषा का प्रयोग करते हैं, मेरे विचार से देश इस बात को समझता है। और जहां तक आपने चाइना की बात कही तो मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस के लोगों से, मान्यवर, इतना तो जो लिखा है सामने समझिए। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए बगैर एक भी गोली चले, हाथ की फाइट में। आप कभी कल्पना कर सकते हैं 20 लोगों की मृत्यु हो जाए हाथ गुत्थम गुत्था वाली फाइट में, और दूसरी तरफ से एक भी व्यक्ति घायल ना हो। चीन ने अपने हताहत तो छोड़िए, किसी घायल सैनिक का भी आंकड़ा नहीं दिया, यद्यपि इंटरनेशनल एजेंसीज ने 50 से 60 लोगों के बारे में बात कही। तो मेरे विचार से यदि कोई पार्टी यह मानती हो कि हाथ की फाइट में 20 लोग बलिदान हो गए हमारे सैनिक, मगर दूसरी तरफ से एक भी घायल नहीं हुआ, चीन के इस आंकड़े पर भरोसा करने वालों की बुद्धि क्या तरस खाने योग्य नहीं है? जो दीवार पे लिखी इबारत की तरह साफ है, वो भी अगर उन्हें समझ में नहीं आए तो मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी के तथाकथित सबसे युवा नेता के लिए की बुद्धि के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। आप तो वहां गए ना जिसको आप कहते थे सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। बार बार कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि साहब ये विषय नहीं, मुद्दे की बात करो, अर्थव्यवस्था की बात। तो एक बार ये भी बोल देते कि जिस सिलिकॉन वैली में जाके आप बैठे, वहां सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो चुका है पिछले दिनों में। अमेरिका में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? पिछले 30-40 सालों में सबसे ज्यादा है, 5% के आसपास है। लेटेस्ट देखेंगे तो 4.95 है। भारत में अभी भी लास्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.7 है, ग्रोथ रेट हमारी 7.2 है। ये भी बता देते कम से कम ईमानदारी से जो आप कहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, अमेरिका में स्थिति ये कि वहां भुगतान का संकट भी है, और नवंबर 2021 और शायद डेट है 21 नवंबर, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके,
व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज देख लीजिए, उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले कीमतों को कम करने के लिए। उसके बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में भारत वर्तमान परिस्थिति में सबसे बेहतरीन ढंग से चल रहा है। मेरे विचार से सबसे अधिक विदेश भ्रमण करने वाले नेता को यह तो भी बोलना चाहिए था कि भारत IMF के अनुसार और अभी लेटेस्ट ग्रोथ रेट के अनुसार सबसे बेहतर स्थिति में है, परंतु क्या कहा जाए, न अर्थव्यवस्था का ज्ञान है न राजनीति का ज्ञान है, केवल दिल में भरा हुआ भाजपा और मोदी जी नहीं, भारतीय संस्कृति के प्रति एक अवमानना का स्थान है। इसीलिए जितनी भी बातें हम लोग पहले बताते हैं, या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो कभी ये भी बोला होता। कभी आप राहुल गांधी जी की किसी स्पीच में देखिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ राहुल गांधी जी ने किया है वो ना अनजाने में किया है, बहुत सोच समझ के किया है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आदतन करते हैं, फितरतन करते हैं, और अगर कहा जाए, इसको अन्यथा न लिया जाए, तो कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी ये सब शरारतन करती है। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है। वो मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म, इत्तिहादे मुसलमीन के सेकुलरिज्म, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सेकुलरिज्म, सिमी के सांस्कृतिक संगठन होने का सारा अर्थ समझती है। और अर्थव्यवस्था के आधार पर भी मैं या कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जितने देशों का दौरा पिछले कुछ समय में राहुल गांधी जी ने आदतन किया है, फितरतन किया है, उनमें से एक देश बता दें जहां आज की डेट में रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से कम हो और रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से ज्यादा हो और रेट ऑफ ग्रोथ भारत से कम हो। एक सवाल है, कांग्रेस के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता राहुल गांधी जी अपनी चिर प्रतीक्षित विदेश यात्रा पे हैं और वहां चिर परिचित अंदाज में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी चिर संचित घृणा और मोदी जी के प्रति चिर संचित वैमनस्य में अपनी अज्ञानता और द्वेष दोनों का परिचय दे रहे हैं। पहली बात, अभी तक वो भारत की संस्थानों, लोकतंत्र और तमाम चीज़ों के ऊपर प्रश्न उठाते थे। अब पहली बार वो सरकार के संस्थानों के साथ भगवान को भी घसीट लाए थे। दूसरी बात, उन्होंने जिस प्रकार की बात पहले सैन फ्रांसिस्को में बोली, फिर वॉशिंगटन में बोली, प्रेस क्लब में आकर वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो एक सेकुलर संगठन है। मान्यवर, हम ये पूछना चाहते हैं, यदि मुस्लिम लीग सेकुलर संगठन है तो जब आपकी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार थी तो जून 2013 में केरल की मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि चूंकि वह मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, इसलिए लड़कियों की शादी की आयु जो 18 वर्ष थी उसे घटा के 16% कर दी जाए। और मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने उसे मान्यता दे दी थी। बाद में विपक्ष के द्वारा बहुत विषय उठाए जाने के ऊपर उन्होंने उसको पीछे किया था। तो ये सेकुलरिज्म था। बिल्कुल राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग, जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं, आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी और 95% वोट पाया था। वो सब चले गए क्या? उसी के तुरंत बाद इसका गठन हुआ। कोई बात नहीं, नाम से ही काफी है। कांग्रेस के नेता कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरा कहना है दिखाई नहीं पड़ता क्या? दूसरा, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के साथ अविभाजित आंध्र प्रदेश में सरकार चला चुके हैं, ये भी सेकुलर है। फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ बंगाल में गठबंधन कर चुके हैं, वो भी सेकुलर है। सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, पीएफआई एक सांस्कृतिक संगठन है, वो भी सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो ये सोच है जो राहुल गांधी वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, इस सोच के अनुसार
तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। ओसामा जी है, हाफिज साहब है, इशरत बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका नौजवान है, अफजल गुरु हालात का मारा है और याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। तो मुझे लगता है कि आप जब 7 समंदर पार जाते हैं तो हम सब लोगों ने सुना होगा पहले कि किसी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहां हो जाता है।